आइए दोस्तों जानते हैं इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली, शर्म को भी शर्मा देने वाली उत्तर प्रदेश के काशी की एक ऐसी घटना जो सुनकर आपके दिल में एक टीस उगा देगी। कैसे कैसे एक 8 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश की महाकाल की नगरी काशी, दिन मंगलवार, डेट 24 दिसंबर 2024, थाना रामनगर के अंदर आने वाला एक गांव सुजाबाद, उसकी ये घटना है दोस्तों। सुजाबाद में एक परिवार रहता था दोस्तों, अभी फिलहाल मैं उसका नाम नहीं बता सकता। उस परिवार में जो मुखिया था, जो मालिक था घर का, वो विकलांग था। जहां उसकी अधिक जरूरत पड़ती थी वो वहीं सिर्फ जाया करता था, बाकी उसकी काम घर का उसकी पत्नी और उसकी छोटी सी बच्ची करते थे। उसके घर में एक छोटी सी बच्ची थी महज 8 साल की, जो घर के छोटे मोटे काम कर दिया करती थी। मंगलवार के दिन शाम को करीब करीब 7 सवा 7 बजे का टाइम था। बच्ची को मच्छरों ने तंग किया, मच्छर लगने लगा तो अपनी माँ को बता के जाती है कि माँ, बगल की दुकान से मैं एक मच्छर मारने वाला कॉइल लेके आती हूँ। माँ मना करती है कि बेटी कल ले आना, शाम घिर गई है, अभी मत जाओ, ठंड का मौसम है। लेकिन बच्ची नहीं मानती, बोलती नहीं माँ, मैं अभी गई और तुरंत लेके आई। बच्ची चली जाती है कॉइल लेने और माँ यहाँ घंटों इंतजार कर रही होती है। जब 1 घंटा से ऊपर हो जाता है तो उसकी माँ घबरा जाती है कि आखिर बच्ची के साथ कुछ हादसा तो नहीं हो गया, कहीं कोई कुत्ते उत्ते कोई जानवर तो नहीं दौड़ा दिए उसको। महज 8 साल की है, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गई अंधेरे होने के कारण। इस तरह की लाखों आशंकाएं माँ के दिल में घर करने लगी। जब माँ से नहीं रहा जाता है तो दौड़ी दौड़ी उस दुकानदार के पास जाती है, जो कि उसके घर से महज 200 मीटर की दूरी पे था। दुकानदार भी उसको पहचानता था और बच्ची को भी पहचानता था, क्योंकि आसपास में ही रहते, सब एक दूसरे को जानते ही हैं। जैसे ही दुकानदार से पूछती कि हमारी बच्ची आपके पास मच्छर की कॉइल लेने आई थी, दुकानदार बोलता हाँ आई तो थी, लेकिन तुरंत 5 मिनट में ही वापस चली गई। क्या अभी तक वो घर नहीं पहुंची है? उसकी माँ घबरा जाती है, बोली नहीं अभी तक वो घर नहीं पहुंची है। माँ आके अपने आस पड़ोस में बताती है, आस पड़ोस के लोग मिलकर उसको ढूंढने लगते हैं। जब ढूंढने से नहीं मिलती है तो रामनगर थाना में जाकर बच्ची का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवा देते हैं। रामनगर थाना में थाना प्रभारी बच्ची के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और आनन फानन में बच्ची की तलाश शुरू कर देते हैं। पुलिस टीम भी बच्ची को ढूंढ रही थी और इधर बच्ची की माँ भी अपने आस पड़ोस के लोगों को लेकर बच्ची को ढूंढने निकल जाती है। रात को बच्ची नहीं मिलती है। अब दूसरे दिन 25 दिसंबर, दिन बुधवार, सुबह बगल में ही एक स्कूल है जिसका नाम है कंपोजिट विद्यालय बहादुरपुर। स्कूल छुट्टी होने की वजह से वहाँ कुछ बच्चे पतंग उड़ाने के लिए गए थे। जैसे ही वो बोरी को देखते हैं, बच्चे ध्यान से देखने लगते हैं तो बोरी में बहुत सारा खून बिखरा हुआ लगता है। तो बच्चे को शक होता है कि नहीं, इसके अंदर कुछ न कुछ है। फिर वह आस पड़ोस के लोगों को बताते हैं। जब आस पड़ोस के लोग देखते हैं उसके अंदर खून बिखरा पड़ा है और बच्ची के पाँव दिख रहा था, तो तुरंत पुलिस को इत्तला की जाती है। पुलिस को इत्तला देने के बाद पूरे इलाके में सनसनी सी फैल जाती है। जैसे ही बच्ची की माँ को और वहाँ के आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है कि कंपोजिट विद्यालय में एक बोरी में लाश बरामद हुई है, बच्ची की माँ के साथ साथ अगल बगल के लोग भी दौड़े दौड़े वहाँ पे जाते हैं। जैसे ही बच्ची को देखते हैं और बोरी खाली किया जाता है, जैसे ही बच्ची की लाश पर उसकी माँ की नज़र पड़ती है, उसकी माँ पछाड़ खा के गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। लाश जो थी दोस्तों बहुत ही विभत्स स्थिति में थी, जिसको मैं बता भी नहीं सकता। बच्ची के दोनों पैर तोड़ दिए गए थे, बच्ची के दोनों हाथ तोड़ दिए गए थे, बच्ची के गर्दन तक तोड़ दी गई थी। उसके बाद भी हैवानियत का नंगा नाच नहीं रुका, उस इंसान का दिल नहीं भरा तो बड़े से पत्थर से बच्ची का सर कुचल दिया गया था। महज 8 साल की बच्ची, मासूम सी बच्ची के साथ इतना बड़ा घिनौना खेल खेला गया। तुरंत रामनगर थाना से पुलिस आती है, लाश को पंचनामा करने लगती है और उसका पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज देती है। अब दोस्तों सरगर्मी से कातिल की तलाश शुरू हो जाती है कि आखिर ये घटना किसने अंजाम दिया। जैसे ही आसपास के सीसीटीवी के फुटेज खंगाले जाते हैं तो उसके लड़की के पड़ोस में ही रहने वाले एक घर में उसके दरवाजे पर सीसीटीवी लगा हुआ था। जब उसकी सीसीटीवी खंगाली जाती है तो बच्चे जाती हुई दिख जाती है। शाम के 7:30 बजे मंगलवार के दिन 24 तारीख को बच्ची अपने घर से निकलती है और उस दुकान में जाती है कॉइल लेने के लिए। तो थोड़ी देर के लिए बच्चे का कवरेज हो जाता है उसमें कैमरे में कि बच्ची जाती हुई दिखती है, लेकिन आते हुए बच्ची नहीं दिखती है। फिर कई कैमरा खंगाला जाता है और भी कैमरा खंगाला जाता है। एक कमरे में बच्ची फिर दिखाई दे जाती है। उसी के साथ दिखाई देता है इरशाद नामक लड़का, जिसके ऊपर पहले से ही कई मर्डर के केस दर्ज थे। वो आदतन अपराधी था। दिखाया जाता है कि इरशाद अपने दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा है, उसे जाते हुए देखकर उसका लौटने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही लड़की 7:47 पे वापस लौटती है, इरशाद उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में खींच लेता है।
फिर कमरे में अनुमान लगाया जाता है दोस्तों, रिपोर्टेड फैक्ट के अनुसार, कि दोनों में कुछ हाथापाई होती है। बच्ची भी अपनी जीवन जीने की संघर्ष करती है और ये अपराधी भी उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है, यानी कि उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। तो गुस्से में लड़की की हत्या कर देता है गला दबा के। उसके बाद उस अपराधी को डर सताने लगता है कि अब लाश को छिपाऊं कहाँ। फिर वो कैमरा में एक बार दिखता है और एक बोरी ले जाता है चावल की। उसके बाद बच्ची चावल की बोरी में नहीं आती है, तो बच्ची का हाथ तोड़ता है, पैर तोड़ता है, गर्दन तोड़ता है। उसके बाद उसको बोरी में भर के फिर दिख जाता है बोरी ले जाते हुए, यानी 7:57 में, यानी 10 मिनट में ही पूरा खेल वो कर देता है। बच्ची की बलात्कार से लेकर हत्या से लेकर सब कुछ। और बगल में ही एक स्कूल था थोड़ा ही दूरी पर, कंपोजिट विद्यालय, वहाँ पर जाके बोरी फेंक देता है। इतना कुछ करने के बाद भी उस अपराधी का दिल नहीं भरता है, तो एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और फिर बच्ची के सर को उस पत्थर से कुचल देता है। सुबह होने के बाद जैसे ही हंगामा बचता है तो बच्चे की शिनाख्त हो जाती है और बच्ची के साथ साथ अपराधी की भी शिनाख्त हो जाती है और पुलिस एक्शन में आ जाती है। काशी के डीएसपी साहब गौरव बंसल साहब तुरंत एक्शन में आते हैं। उनके साथ साथ वहाँ के सिटी एसपी डॉक्टर ईशान सोनी भी हरकत में आ जाती है और उनके साथ साथ एसडीसीपी नीतू कारधाल भी उनके एक्शन के साथ साथ अपना भी एक्शन शुरू कर देती है। और उनके साथ एक आईपीएस और भी रहती है जो कि प्रशिक्षु आईपीएस रहती है, उनका नाम था नताशा गोयल। ये सब टीम जब पुलिस बल के ऊपर दबाव डालते हैं तो पुलिस बल तुरंत एक्शन में आती है और खोज खबर शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद ही अपराधी को पता चल जाता है कहीं छिपा हुआ है। जैसे ही इरशाद पुलिस टीम को देखता है उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है और जवाबी फायरिंग में वो तुरंत ही घायल हो जाता है। पुलिस उसको गोली मार देती है, गोली उसके टांग में लगती है और वो अपराधी पकड़ा जाता है। पुलिस ने इतनी जबरदस्त एक्शन की दोस्तों कि आनंद फानंद में अपराधी को पकड़ भी लिया, उसे मार भी दिया और केस सोल्व भी हो गया। अपराधी को घेर कर पकड़ने में या उसके साथ मुठभेड़ में जो टीम थी उसका नाम दोस्तों इस प्रकार है: रामनगर थाना प्रभारी राजू सिंह, उप निरीक्षक अमीर बहादुर सिंह और एक थे अश्वनी खुरान, तीसरा थे पंकज कुमार राय और उप निरीक्षक उमेश कुमार राय, हेड कांस्टेबल महेंद्र पाल और चंद्रसेन सिंह और कांस्टेबल थे शैलेंद्र कुमार, आलोक मौर्य, रमाकांत यादव, मनीष बघेल, अंकिता मिश्रा, मयंक त्रिपाठी और अश्विनी पांडे। ये टीम थी जो उनको घेर कर पकड़ा या मारा। अब दोस्तों ये कहानी यहीं नहीं रुकती है, इस पर राजनीतिक गलियारे में भी हलचल मच जाती है और तुरंत ही सपा के महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष रिबू श्रीवास्तव भी एक्शन में आती है और तुरंत ही धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो जाता है और सरकार से 10 लाख रुपया की मांग करती है कि बच्चे के परिवार वाले को दिया जाए। जब दोस्तों क्राइम ब्रांच प्रभारी मनोज मिश्रा से बातचीत हुई कि इसके ऊपर कौन कौन सी धारा लगाई जाएगी, तो दोस्तों क्राइम ब्रांच के प्रभारी मनोज मिश्रा ने बताया कि एक तो हत्या का 103 धारा लगेगा, साक्ष्य छिपाने का 201 धारा लगेगा, दुष्कर्म का 64 धारा लगेगा, अपहरण का आईपीसी 364 लगेगा और पॉस्को एक्ट 16 के तहत उसे कई धाराओं में बंद कर दिया गया है। दोस्तों जैसे ही मुठभेड़ समाप्त होती है वो पकड़ लिया जाता है। प्रशासन के आला अफसर बहुत ही खुश होते हैं और सरकार भी बहुत खुश होती है और जो भी उस मुठभेड़ में शामिल थे उस टीम को 25-25 हज़ार रुपये का नगद इनाम दिया जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस तो बहुत ही एक्शन में है, बिल्कुल कमांडो एक्ट में है और होना भी चाहिए, तब क्राइम का ग्राफ गिरेगा। आज वही प्रदेश था जहाँ क्राइम रुक नहीं रही थी और आज वही प्रदेश है जो साफ सुथरा बिल्कुल फिट हो गया है। योगी मॉडल की मांग हर देश में और हर राज्य में होने लगी है। दोस्तों जो ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि बच्चे की आत्मा की शांति के लिए कुछ सेकंड के लिए मौन व्रत जरूर धारण करें। भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उसके माता पिता को इस असीम दुख की घड़ी में इस दुख को वहन करने की क्षमता प्रदान करे। दोस्तों अपनी कहानी में यही समाप्त करता हूँ।